1726 में के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उन लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे दिएगा, मतलब विधि अपने से वहाँ की गवर्नर और उसकी परिषद बना सकती है। उसके बाद में क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गए। उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और उसमें भी अंग्रेज जीत गए। फिर उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसमें क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। लॉर्ड क्लाइव आए, लॉर्ड क्लाइव को मतलब कि ब्रिटेन से बुलाया गया और लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, दीवानी का मतलब क्या होता है कि राजस्व प्राप्ति का अधिकार, मतलब कि जितना भी लगान होगा और पैसा होगा उसकी वसूली अब अंग्रेज अधिकारी करेंगे। अच्छा, तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में जब द्वैत शासन की स्थापित कर दिया तो उसमें दो तरह के कार्य होते थे। द्वैत मतलब तो दो, ऐसे पता चल रहा होगा, तो उसमें दो तरह से कार्य किए जाते थे। उसमें पहला था कि एक तो था प्रशासन और दूसरा में था राजस्व। तो प्रशासन का जो काम था, जो बंगाल के पहले जो नवाब होते थे, तो बंगाल के नवाब को प्रशासन कौन देखेगा, तो प्रशासन बंगाल के नवाब देखेंगे। बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब द्वारा वहाँ की प्रशासन देखी जाएगी। और पैसा कौन वसूली करेगा, पैसा अंग्रेज अधिकारी वसूली करेंगे। अंग्रेजों के हाथों में आ गया, अब राजस्व अंग्रेज अधिकारी वसूलेंगे। तो अब बताओ कि अंग्रेजों ने कितनी चालाकी से अपना काम निपटाया कि प्रशासन तुम देखो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि ये मतलब कि नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे अभी सरकार के पास अगर राजस्व हटा दिया जाए तो सरकार के पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो क्या प्रशासन देखेगी, कुछ नहीं। तो नवाबों को दे दिया गया बंगाल के प्रशासन के बारे में, मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी, जैसे नहर खुदवाना है उसके लिए भी नवाब करेगा, जो काम करना है वो नवाब ही करेगा। और अंग्रेज जितना राजस्व वसूली होगा वो सब क्या करेंगे, अंग्रेज राजस्व को वसूली करेंगे और अपने इंग्लैंड में भेज दिया करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि जब द्वैत शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेज अधिकारियों को क्या हुआ, मन में लालच हो गई। तो अंग्रेज अधिकारी घूसखोरी शुरू कर दिए और घूसखोरी इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गई, लूटपाट इतनी ज़्यादा हद तक मतलब बढ़ गई कि बंगाल क्या हुआ और जो भी प्रेसिडेंसी थी सब क्या हो गई, बंगाल में तो द्वैत शासन स्थापित हुआ तो बंगाल धीरे धीरे कंगाल होते गया। जो भी कंपनी के अधिकारी थे वे घूस लेना शुरू कर दिए और कंपनी घाटे में जाने लगी। फिर उसके बाद में जब घूस लेना शुरू कर दिए तो एक और चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद में 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें मतलब कुछ प्रावधान है, तो उन प्रावधानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। तो उसमें क्या क्या प्रावधान हुए, इतनी बातें समझ में आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की एक बनाई गई गुप्त समिति के आधार पर, लॉर्ड नॉर्थ 1773, अच्छा 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या, इसमें कुछ प्रावधान थे। अच्छा, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को जानने से पहले हम ये बता दें कि इसमें जो लॉर्ड नॉर्थ जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा बनाई गई एक गुप्त समिति के आधार पर रिपोर्ट में जांच किया गया कि बंगाल में जो कंपनी है वो कंपनी घाटे में तो जा रही थी। तो 1773 के आते आते कंपनी ने 1 लाख पाउंड का लोन अप्लाई किया ब्रिटिश सरकार को कि कंपनी अब घाटे में जा रही है तो मुझे 1 लाख लोन दे दिया जाए। तो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख लोन लेने के लिए 1 लाख पाउंड की लोन के लिए क्या किया, लोन के लिए ब्रिटिश सरकार को
अपील की, ब्रिटिश सरकार को अपील की। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो लॉर्ड नॉर्थ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी, गुप्त समिति बनाई थी। उसके आधार पर ये पता किया गया कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में राजस्व तो वसूली हो रही है अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी के अधिकारी हैं वे क्या कर रहे हैं, वे घूसखोरी कर रहे हैं और कंपनी को घाटे में कंपनी चल रही है। अरे 10 रुपये मिला और कंपनी के अधिकारी 7 रुपये अपने पास रख लिए, घूस लेकर काम कर दिए। अभी भी तो भ्रष्टाचार है। अभी कुछ काम करने के लिए जाओ तो फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या आदमी करेगा, हम लोग क्या करेंगे। धीरे धीरे आगे कुछ हो जाए तो फिर करेंगे। सब जगह तो भ्रष्टाचार ही फैला है। अच्छा, इसके बाद में गुप्त समिति के आधार पर, गुप्त समिति के आधार पर इन्होंने क्या किया, वहाँ की संसद में एक विधेयक लाया कि कंपनी को चलाने के लिए अर्थात कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए अच्छी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उससे पहले 1772 में वारिंग हेस्टिंग कंपनी के गवर्नर के रूप में बनकर आए थे। जब वारिंग हेस्टिंग 1772 में जब आए तो वे देखे कि कंपनी बहुत घाटे में गई है, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया लोन के लिए। तो इसके बाद में अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसमें क्या क्या प्रावधान था, तो इसमें जो भी प्रावधान थे मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, उसमें प्रावधान ये था कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना भी। और क्या था कि जो भी कंपनी के कर्मचारी होंगे वो किसी तरह की रिश्वत और उपहार नहीं लेंगे। ये सब बहुत सारे प्रावधान। अच्छा, मैं ये बता दे रहा हूँ कि आज एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर किया है, तो आप सभी लोग आंसर की अपना देख लेंगे। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ आंसर गलत दिया हुआ है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन ऐसे देखा तो उसमें आंसर उसका गलत था। आप लोग अपना देख लीजिएगा कि किन लोगों का क्या है। जैसे उसमें क्या था उसके बारे में मैं बता दूं। तो उसमें एक क्वेश्चन था, एनटीपीसी में पूछा था कि रजत क्रांति किससे संबंधित था। उसमें 4 ऑप्शन थे, धातु, अंडा और कुछ कुछ करके। तो उसमें आंसर दिया था तो वो धातु दे दिया था, लेकिन इसका आंसर ओरिजिनल में क्या होगा, तो वो अंडा होगा। अच्छा, अंडा उत्पादन से संबंधित था रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित था। अच्छा, जितनी क्रांति है वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि रजत क्रांति वो गलत दे दिया था, ये दिमाग में आ गया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट इसको बाद में पढ़ लेंगे, और क्या। नहीं तो फिर ये भी छूट जाएगा, क्योंकि एक सब क्वेश्चन जो पूछ लेता है तो वो सब पढ़ना जरूरी है। क्रांति से क्वेश्चन पूछ लेता, अभी पूछा हुआ है और लगाने वालों ने लगाया कि ये अंडा, फिर भी इसका आंसर दे दिया है धातु उत्पादन से, वो गलत है। अच्छा, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। और भूरी क्रांति किससे है ये बताओ। कृष्ण क्रांति किससे है, कृष्ण क्रांति किससे है। लाल क्रांति किससे है, श्वेत क्रांति किससे है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। और बताओ, और बताओ। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। इसके बाद में रजत क्रांति हो गई, भूरित क्रांति। अच्छा, और उसके बाद में इधर मैं लिख दूं, इधर से दिखेगा नहीं। अच्छा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। जो भी क्रांति है, जो भी टॉपिक, ये स्टैटिक जीके है, ये सब याद होना चाहिए। इसमें कोई तो वो नहीं होना चाहिए कि याद नहीं है। इसके बाद में गोल क्रांति किससे संबंधित है,
गोल क्रांति किससे संबंधित है? उसके बाद में स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? फिर और अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? इतना पहले लिख ले, उसके बाद में फिर बता देते हैं। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? इधर कहाँ यहाँ लिख देता रहा हूँ, नीली क्रांति। नीली क्रांति। फिर उसके बाद में गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? और कौन कौन सी क्रांति है और बताओ, और कौन कौन सी क्रांति है? तो और क्रांति तो अभी याद नहीं आ रहा है, जो छूट गया होगा वो कभी बाद में पढ़ लेंगे। इतना तो है। और कौन सी क्रांति है? तो और कोई क्रांति होगी तो होगी, अब इससे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, तो वो बाद में पढ़ लेंगे। तो अच्छा, इतना तो हो गई। और एक छूट गई, हरित क्रांति। हरित क्रांति मेन तो यही है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में स्लेटी क्रांति, ये किससे संबंधित? स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट उत्पादन से। और धूसर क्रांति भी सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सीमेंट 1824 में बना था। उसके बाद में बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। मसाला से संबंधित, मसाला उत्पादन से संबंधित है। और केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। अच्छा, अमृत क्रांति बताओ, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो, ये दिख रहा होगा, नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से। उसके बाद में रजत क्रांति तो बता दिया, अंडा उत्पादन से। उसके बाद में भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। उसके बाद में कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे है? तो लाल क्रांति टमाटर और प्लस मांस उत्पादन। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। उसके बाद में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पर मैं लिख दूं, ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड ये भी दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दूध उत्पादन के यहाँ पर कौन है जनक? तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लिख दूं यहाँ पर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन के नाम से जानते हैं। अच्छा, और भारत का मेट्रोमैन कौन है? तो भारत का मेट्रोमैन श्रीधरन है। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम है। अच्छा, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अच्छा, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति या तो इसको लिख देते फल उत्पादन, या बागवानी दोनों देता है। फल या बागवानी दोनों से संबंधित है। बागवानी हॉर्टिकल्चर होता है और फल
पोमोलॉजी, आम उत्पादन। अच्छा, इतनी तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, नीली क्रांति मत्स्य, ये मछली उत्पादन से। और ये गुलाबी क्रांति झींगा मछली, झींगा मछली ही होती है, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिख दूँ, झींगा मछली उत्पादन से। और हरित क्रांति खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड तो दूध से। हरित क्रांति का विश्व में कौन है, तो हरित क्रांति का जो एम एस स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक, और नॉर्मन बोरलाग पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अच्छा, इतनी क्रांति समझ में आ गई। इसके बाद में और कोई क्रांति नहीं बची। अच्छा, ये तो टॉपिक था रजत क्रांति, कि ये आरआरबी एनटीपीसी में इसका आंसर गलत दिया है। रजत क्रांति का संबंध किससे, तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, अंडा में क्या होता है, अंडा में जो सफ़ेद भाग होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। अंडा का सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, और जो पीला भाग होता है वो क्या होता है, तो वो वसा होता है। और जो अंडा का खोल होता है, खोली, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, एक कैल्शियम कार्बोनेट अंडा के खोली होता है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है, और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। इत सारे क्रांति को मैंने बता दिया। और श्वेत क्रांति और श्वेत विद्रोह अलग अलग चीज़ है। श्वेत क्रांति ये तो दूध उत्पादन से संबंधित है, और ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और एक हुआ था कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट जब मैं बता रहा हूँ तो ये सब अब मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में मैं कुछ बता दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या बता रहा था, सत्रह सौ तिहत्तर की रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। जो भी कंपनी के अधिकारी थे वो किसी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे, ये सब बताया गया था। और जो कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कहते, अच्छा इसमें क्या कर दिया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर वारिंग हेस्टिंग उस समय था, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सभी कंपनी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी प्रकार का उपहार और रिश्वत नहीं लेंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, मैं लिख दे रहा हूँ उससे अच्छा, कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश थे, एक थे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इलीजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अच्छा, इसमें जो अन्य न्यायाधीश थे, तीन अन्य न्यायाधीश थे। वो तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो एक तो थे चैम्बर्स, लेमिंस्टर और हाइड, ये नाम है। ये चैम्बर्स एक थे, एक लेमिंस्टर थे और एक हाइड थे। अच्छा, इसके बाद में जो घूस लेते थे कंपनी के अधिकारी, तो वारिंग हेस्टिंग भी घूस के लिए एक पटना के एक बिजनेसमैन ही थे, तो उन्होंने वारिंग हेस्टिंग पर
घूस का आरोप लगाया कि ये घूस ले लिए। उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, रवि कुमार शायद ऐसे करके कुछ था। तो लॉर्ड जो ये गवर्नर जनरल थे वारिंग हेस्टिंग, तो वारिंग हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई। इसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की गलती होती थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो लोग नाखुश थे, तो वो इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में सुनवाई होती थी, प्रीवी काउंसिल में सुनवाई की जाती थी। अच्छा, इसके बाद में जो दूसरा क्या था इसमें, तो दूसरा ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा में क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो अन्य प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्लस बम्बई प्रेसिडेंसी को लाया गया। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चौथा में क्या था, कंपनी के कर्मचारी, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, वे कंपनी के कर्मचारी किसी से उपहार और प्लस में घूस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी लेते थे। भारत में लोकपाल आ गया, फिर भी तो घूसखोरी चलता ही है। अन्ना हजारे बैठकर क्या किए। इसके बाद में इतना प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। इसके बाद में जो भी मुख्य न्यायाधीश था, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भी ला दिया गया था। बाकी चीज़ें इतने तो जरूरी, इतना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें याद होना चाहिए। बाकी के लिए अब आगे पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर उसके बाद में जो भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर जो भी होगा, जो चार्टर एक्ट आएंगे आगे चल के, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं। अच्छा, जिन लोगों का CBT 1 में आंसर की अपना जांच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो वे अपने गूगल से जांच कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो किताब होगा उससे भी जांच कर लेंगे, क्योंकि आंसर की कुछ गलत दिया है। मैंने तो बता दिया, एक आंसर मैंने अभी तो देखा नहीं अच्छे तरीके से कि कौन कौन से आंसर गलत है क्या नहीं है, तो जितना मैंने देखा उतना बताया। फिर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।